आज मैं मौजूद हूँ इस राजधानी लखनऊ के कुल्ली खेड़ा स्थान पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। आइए हम जानकारी लेते हैं आपके माध्यम से कि सरकार ने जो इस समय नई एक योजना बनाई है, उस योजना से संबंध में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार। और जो नई टाउन सिटी नीति मौजूदा सरकार ने बनाने की नीति बनाई है, और साथ में ये भी कहा है कि इसमें ज़मीन रिक्वायर करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए अनुसूचित जाति कि किसी व्यक्ति की ज़मीन ले सकते हैं, उसके लिए जिलाधिकारी के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अनुसूचित जाति के हित में होगा या अहित में होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति की ज़मीन, पहले तो ये वर्ग भूमिहीन हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से जब लोगों को ज़मीनें थोड़ा सा उपलब्ध हुई तो ये कि जमींदार लोग, सामंती लोग, माफिया लोग, गुंडे लोग, दबंग लोग इनकी ज़मीन किसी न किसी बहाने हड़का के, धमका के ले न लें, छीन न लें, उनको फिर से भूमिहीन न कर दें। इसके लिए जेडे एक्ट में कुछ प्राविधान किया गया था कि कुछ कंडीशंस में ही इनकी ज़मीन डीएम की परमिशन से खरीदी जा सकती। कौन सी कंडीशन से? यदि कोई आदमी बहुत बीमार होए, उसके पास दवा इलाज का कोई साधन नहीं है, या कोई ज़मीन व्यक्ति यहाँ से ज़मीन बेच के दूसरी जगह ज़मीन खरीदना चाहता है, बाकायदे डीएम इंक्वायरी करता था, तब जाकर के परमिशन होती थी और तब विक्रय होता था। अब आपकी जानकारी में बता दें कि जब से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ है और संशोधित अधिनियम 2018 आया है, 2018 में जो अधिनियम आया है, उस अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(1)(चा) में प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्वाधीन उसकी काबिज या उसके लिए आवंटित या उसके आवंटन के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा करता है, उसके उपभोग में हस्तक्षेप करता है या उसे ट्रांसफ़र करा लेता है, तो वो व्यक्ति कम से कम 6 महीने के कारावास से, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आप देखिएगा, इसके बाद तो कोई कुछ रह ही नहीं जाता। उस एक्ट में अगर ये प्राविधान किया गया होता कि डीएम की परमिशन से कोई व्यक्ति क्रय कर सकता है, अगर ये प्राविधान होता कि सरकार अपनी तरफ से लोकहित में क्रय कर सकती है, ऐसा कोई भी प्राविधान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के तहत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जेडे एक्ट, यूपी जेडे एक्ट और जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, या अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग जमीन से संबंधित कानून बने हैं, वो सारे कानून अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के तहत आते हैं, उससे ऊपर नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन कोई खरीद ही नहीं सकता है, और खरीदेगा तो कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 साल के दंड से वो भागी होगा, दंड का भागी होगा, और दंड से दंडनीय किया जाएगा। ये प्राविधान है। अब आपके सामने एक बात और कह दें, धारा 20 जेडे एक्ट ये कह रही है कि यह एक्ट दूसरे एक्टों पर अधिभावी होगा, यानी जो एक्ट इसके अलावा बने हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था। जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। राज्य के अलग अलग कानून हैं, ये भारत सरकार का कानून है, इसमें संसद ही कोई परिवर्तन कर सकती है, और जब तक संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है, धारा 20 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध के अधिनियम के तहत इस अधिनियम के विपरीत कोई अगर अधिनियम या कानून है भी, तो वो निष्प्रभावी माना जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम सब पर हावी है। अब सवाल ये उठता है, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये क्या पहले से आया है या अभी आया है? तो ये सवाल बड़ा सवाल है। ये एक्ट 2018 से प्रभावी है। मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे से बहुत सारे वकील हैं अनुसूचित जाति के, लेकिन वकील साहबान का एक ही काम होता है कि जैसा केस आता है
वैसा ही लोग जो है केस के अनुसार, जैसा केस आता है उसी केस के अनुसार लोग पढ़ते हैं। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को समाज की पीड़ा है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा हमारा पहला कर्तव्य है, समाज के लिए लड़ना हमारा पहला कर्तव्य है। वकालत पेट पालने का एक जरिया है, वकालत हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें पूरे तौर से सक्रिय हैं और पूरे तौर से सजग हैं। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। मूल प्रश्न आपका यह है कि जो सरकार ने ये निर्णय पारित किया है या निर्णय लेने जा रही है, इस पर हम क्या कहेंगे? तो इस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार, मैं तो बड़ा किसी की आलोचना समालोचना किए बगैर कहना चाहूँगा कि जो SC/ST एक्ट का प्राविधान है उसको अनुसूचित जात के जनजात के लोगों ने तो पढ़ा समझा ही नहीं, और जो लोग समझदार हैं यानी अपर कास्ट के लोग या जो सत्ता संचालित करने वाले लोग या जिसे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को ऊंच कहने वाले लोग, तो उनको जानकारी है लेकिन उन्हें ज़रूरत ही क्या थी। इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका एक विधि मंत्रालय है, आपके माध्यम से अगर ये आवाज़ अब मुख्यमंत्री तक जाए तो बहुत अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी को पहले अनुसूचित जात जनजात अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं तो स्पष्ट कोट कर रहा हूँ, धारा 314। क्या मुख्यमंत्री जी 5 साल के दंड के दंडनीय अपराध को कारित करने जा रहे हैं? इसको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आवास विकास परिषद है यानी किसी सरकार कोई भी रहे, किसी शहर में कुछ विकास करना है, आवास की समस्या है, तो उसके लिए आवास विकास परिषद है और वो बाकायदे लैंड को चिन्हित करती है, एक्वायर करती है और एक्वायर करने के बाद उसमें आवासीय कॉलोनियाँ विकसित करती है। इसी तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण है। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण है, कानपुर विकास प्राधिकरण है, आगरा विकास प्राधिकरण है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, यानी बड़े बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण है। अगर उन्हें शहर को विकसित करना है तो जो जमीन वो चाहेंगे वो जमीन एक्वायर कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा हो गया कि नई टाउनशिप विकसित करने वाली कंपनियों के लिए कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, या उत्तर प्रदेश सरकार कंपनियों के लिए करने जा रही, तो कंपनियों से जो बड़ा नुकसान होने जा रहा है उसके बारे में हम आपका ध्यान आपके माध्यम से पूरे देश का, प्रदेश का और आवाम का और शासन का सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनियों का काम क्या होता है? जमीनें खरीदते हैं। सपोज करो कि जमीन की सर्किल रेट 20 लाख है और विक्रय मूल्य 40 लाख तय हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख मूल्य दिखा करके एक तो स्टैंप की चोरी करते हैं, कम मूल्य दिखाएंगे और चेकें देते हैं किसानों को। हो सकता है कि वो चेक बुक बहुत पहले बर्बाद हो चुकी हो, चेक ऐसी काट देंगे कि जमीन आज विक्रय कर रहे हैं, आज क्रय कर रहे हैं और चेक काटेंगे। आज मान लीजिए मार्च का महीना है, मार्च के महीने में क्रय कर रहे हैं तो चेक काटते हैं दिसंबर के महीने के, अक्टूबर के महीने के, अक्टूबर 2023 की चेक देते हैं और बैनामा में मेंशन करते हैं। वो काश्तकार मारा घूमता है, उसे पैसा नहीं मिल पाता है। अभी जब डीएम की परमिशन से हो रहा था तब तो अनुसूचित जात के व्यक्ति के पक्ष में करते थे या थोड़ा सा डीएम साहब जांच वाँच करते थे। जब ये जांच पड़ताल सब खत्म हो जाएगी तो ये बड़े बड़े लोग किसी को भी उठा के ले जाएंगे, उनकी रेंज में वो रेंज तय करेंगे कि इतने रेंज में हम ये कॉलोनी विकसित करने जा रहे हैं, पूरा घेराबंदी कर देंगे, झंडा गाड़ देंगे, उसके बाद किसानों को उठा के जवैया बैनामा करा लेंगे। हमारे समाज के लोग, विशेषकर गरीब समाज के लोग, जात के आधार पर बात करूं तो अनुसूचित जात जनजात के लोग, लेकिन बहुत और इसके अलावा भी गरीब तबका के लोग, कमजोर तबके के लोगों की ज़मीनें बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हड़प लेंगे। कंपनियां किसी गरीब समाज की नहीं हैं, गरीब समाज के बूते की नहीं। कंपनियां हमेशा किसी सांसद के अंडर में चलती हैं, किसी IAS के द्वारा चलाई जाती हैं, किसी रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा चलाई जाती हैं, किसी रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें गुंडे, माफिया, हत्यारे, दलाल, ब्रोकर और इसमें किया माफिया सारे तरह के लोग होते हैं। हर तरह से ये इनके प्रकार गरीबों की ज़मीनें चली। सर, इसका विरोध आप किस रूप में करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सामाजिक न्याय महासभा हमारा एक संगठन है। सबसे पहले हमने कहा, ये मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, श्रेय लेने की होड़ में मैं नहीं हूँ। मैंने इस एक्ट को ठीक से पढ़ा, फिर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया, आपके माध्यम से भी मैं जागरूक कर रहा हूँ। मैं एक्ट बता रहा हूँ, लोग एक्ट पढ़ लें, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे से लोगों ने उसको पढ़ा है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि मेरे से फ़ोन करके कहा कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, तमाम सब हो गया। तो अभी हमने आज 20 तारीख को रखा था कार्यक्रम कि शहीद स्मारक से हम चलेंगे, परिवर्तन चौक पे आएंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जाएगा, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन
वो इसलिए हम भेज रहे हैं कि राष्ट्रपति संविधान की सर्वोच्च संरक्षिका होती हैं, जी, सर्वोच्च संरक्षिका होती हैं। संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, या लोगों के विवेकहीन और निर्णयों से देश चलेगा। तो हमारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जैसे हर जगह निजीकरण हो रहा है, तो क्या आवास का भी निजीकरण होगा? आपका एलडीए बेकार हो गया, आवास विकास परिषद बेकार हो गया, तो क्या किसको लाभ पहुंचाने के लिए ये प्राइवेट कंपनियों को देने की बात हो रही? तो ये ज्ञापन हम देना चाहते थे, और ये भी आपके माध्यम से बताते हैं, राज्यपाल को ही अध्यादेश जारी करना है, राज्यपाल को ही अध्यादेश जारी करना है, या फिर विधानसभा के द्वारा कोई नया कानून पारित करना है। कानून में संशोधन किए बगैर कर नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई कानून में संशोधन करती भी है, तो जब तक संसद के द्वारा कानून में संशोधन नहीं हो जाता, इनका संशोधन अमान्य होगा, विधि विरुद्ध होगा, दंडनीय अपराध होगा। और यही हम राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय से निर्देश दिलवाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का कोई अगर संशोधन अध्यादेश लाती है, तो राज्यपाल महोदय तो अध्यादेश जारी करें और ना ही किसी संशोधन को स्वीकृत करें। सर, हम चाहेंगे एक बार कम से कम जो आपका ज्ञापन का कार्यक्रम है, समय, तिथि और स्थान दोबारा रिपीट करें ताकि लोगों की जानकारी हो जाए। देखिए, हम 24 तारीख को 20 तारीख को करना चाहते थे, मौसम खराब था, इसको रिपीट, इसलिए लोगों ने सलाह दिया कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अभी हमने वेदर चेक किया मोबाइल पे, तो पता चला कि अभी इस समय पानी को दिखा रहा था। क्या बताएं भाई, मौसम विभाग की पूर्वानुमान को तो हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको 24 कर दिया है। 24 तारीख को सामाजिक न्याय महासभा के आह्वान पर तमाम सामाजिक संगठन के लोग, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग उसमें भागीदारी करेंगे, लेकिन आह्वान उसके में सामाजिक न्याय महासभा का होगा। ज्ञापन सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जो भी अन्य संगठन के लोग आएंगे, उनका हस्ताक्षर होगा, उनका अगर मोहर पैड होगा तो पैड मोहर लोग करेंगे, उनका नाम होगा, और जो भी प्रेस रिलीज जाएगी उन सबका नाम डालेंगे। कई अनुसार के अच्छे अनुभव नहीं रहे, बहुत सारे लोगों का नाम डाल दो, बैनर में नाम डाल दो, लोग नहीं आ पाते हैं, तो इस बार आह्वान तो सिर्फ सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से ही है। और जो लोग आएंगे निश्चित रूप से मैं आपको अवगत कराऊं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन सेवा समिति है, राष्ट्रीय कल्याण मंच है, डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति है, पासी जागृति मंडल है, अखिल भारतीय पासी समाज है, तमाम ऐसे और संगठन हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और सब लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे इस कार्यक्रम को, 24 तारीख के कार्यक्रम को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपके द्वारा ये बात साफ निकल कर सामने आई है कि किसी भी कीमत में ये अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए, इसका पूरी तरीके से विरोध होगा। और अगर राज्यपाल महोदय इस अध्यादेश को लाने का प्रयास करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन आपकी तरह है। और 24 तारीख यानी 24 मार्च को एक ज्ञापन देने का प्लान सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से बन चुका है। अवगत कराना है सरकार को, किसी भी कीमत में इस अध्यादेश पर न लाया जाए। एक बात और, अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अध्यादेश लाते हैं या कोई संशोधन लाते हैं, अध्यादेश को हाईकोर्ट में चैलेंज करूँगा, हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर कोई कानून बनाते हैं और राज्यपाल महोदया उस पर हस्ताक्षर कर भी देती हैं, तो जब तक SC/ST एक्ट में संशोधन नहीं हो जाता, राज्य का कानून फेल्योर होगा। उस कानून को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां भी संभव होगा वहां चुनौती देंगे, और इस कानून को जो भी कानून बनेगा उसको निष्प्रभावी ही नहीं कराएंगे। मैं आपके माध्यम से लीगल चुनौती दे रहा हूँ, लीगल नोटिस दे रहा हूँ सरकार को कि इसके खिलाफ जो भी लोग कानून बनाएंगे वो लोग धारा 314 के तहत कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल के दंडनीय अपराध से दंडित किए जाएंगे। ये भी हम कार्यवाही करेंगे, आपके माध्यम से अवगत करा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे संरक्षक महोदय साफ साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत में अध्यादेश लागू नहीं होना चाहिए। ये SC/ST समाज के लिए पूरी तरीके से घातक है। हमारे साथ में मौजूद हैं कैमरामैन क्रांति पथ के न्यूज़ के गौरव भीम, और हम यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। नमस्कार।